मेरा नाम, मैंने बार बार कहा है, मेरा नाम अगर कन्हैया अंबानी होता तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगता, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बारे में आप कुछ भी कभी भी बोल दीजिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर आप कोई भी आरोप मत दीजिए, आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में कमज़ोरों की संख्या ज़्यादा है। जिस दिन हम कमज़ोरों को इकट्ठा कर लेंगे उस दिन इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और हमारी ताकत आ जाएगी। तो चूँकि मैं एक साधारण इंसान हूँ तो जो मन करे वो पूछ लीजिए, लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे आप घबरा रहे हैं, उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, गौरी लंकेश की तरह आपकी हत्या हो जाएगी, डॉक्टर दाभोलकर की तरह आपकी हत्या हो जाएगी। तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी सवाल पूछ लेगा, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहाँ दिखानी चाहिए ना, जब सामने में कोई ताकतवर इंसान हो। वहाँ तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। और तो बहुत ईमानदारी से आपको बताते हैं, हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हैं। लाइफ जो परिस्थिति पैदा करती है उससे सिर्फ जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे ये लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट पे जा कर के बैठने का सोच रहे हैं, पहले से 10 आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पे जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके 10 रुपये आपसे वसूली कर लेगा, मांगेगा नहीं, आपका वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा, देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं, तो 100 की जगह इससे 200 वसूल लो, वो हो जाएगा। फिर आप जब जाएंगे किराएदार के तौर पे एक मकान मालिक के पास, तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा, कहाँ से आए हो, बिहार से आए हो, चलो उधर जाओ, उधर खड़ा रहो। मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिएगा, उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे, लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों। तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। क्या कन्हैया भी राजनीति सीख गए? नहीं, देखिए राजनीति तो क्या है सर कि जब माँ के पेट में होते हैं तभी आपके साथ शुरू हो जाती है। किसको पोलियो का टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो सरकार ही निर्धारित करती है ना। अगर सबके लिए फ्री पोलियो का टीका नहीं होता तो आज गरीब लोगों के जो गरीब लोग हैं उनकी बीबी को या उनको टीका नहीं मिलता और उनका बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता। तो आपके पैदा होने से पहले राजनीति आपके साथ शुरू हो जाती है। फ़र्क यही हुआ है कि अब हम राजनीति समझने लगे हैं कि हमारे साथ कैसे राजनीति होती है। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा, फिर मैं आपके वर्जन 1 और वर्जन 2 के सवाल पे आऊँगा। कि मेरे घर में 16 लोग जो है एक्सटेंडेड फैमिली में वो आर्मी की नौकरी करते हैं और हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। रियलिटी क्या है कि आर्मी के एक जवान ने, बीएसएफ के एक जवान ने कहा कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है और जो है नारायण की तरह जो है दाल ढूंढते हैं, ऐसे करके खोजते हैं तो दाना मिलता है। वो आज जो है नौकरी में नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये है रियलिटी। जितने भी वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का स्पेशल फंड होता था जिसको घटा दिया गया है। परमवीर चक, शौर्य चक, ये सारे अवार्डी जो है उनके बच्चों के एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। सेमथ पे कमीशन लागू होने के बाद आर्मी के जवान हैं उनका वेतन बढ़ा नहीं है, उनका वेतन घट गया है, क्योंकि जो इनकम स्लैब है वो इनकम स्लैब नहीं बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, नतीजा उनको पेमेंट कट करके मिल रहा है। ये उनकी रियलिटी है। जो शहीद हैं उनकी फैमिली का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। मेरे एक भाई साहब इंसर्जेंसी में शहीद हुए, मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है, मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारी रियलिटी, हम जानते हैं कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं और इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो किसानों को बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है और किसान के बच्चे जो हैं वो सीमा पे शहीद हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये अब हम समझते हैं और ये हम पहले से ही समझने लगे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब समझे हैं। अलग अलग समय में जब समझ रहे थे तो अपनी कैपेसिटी में उसका विरोध कर रहे थे। अब इसमें जो है एक आपको अलग तरीके का माहौल इसलिए दिखेगा कि 9 फरवरी के वक्त जेएनयू को एक मीडिया अटेंशन मिला, फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड चला। खाली वक्त था ना सर, सपोज कीजिए कि देश में उस वक्त चुनाव हो रहा होता तो आप कवर करने के लिए जाते, खाली स्लॉट था, मीडिया भी क्या करती, कुछ मसालेदार मिल गया था, अब कवर कर लिया। अब बोला कि इसमें क्या है, कुछ भी दिखा दो, क्या कर लेगा। अंबानी थोड़ी है कि हमारा जो है पैसा रोक देगा या जो है हमारे सीनियर जो है एडिटर को निकलवा देगा, ऐसा तो है नहीं। कन्हैया कुमार क्या कर लेगा, हम 10 आदमी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर लेंगे, आपका ऐड थोड़ी बंद कर देंगे, सरकार थोड़ी हैं हम, वो तो हम ही साफ बंद कर देंगे, ये उनके हाथ में है। ये जो मॉनिटरिंग है उसमें हम कमज़ोर लोग हैं, कुछ जवाब तो दे नहीं सकते हैं। मसाला बहुत अच्छा है, नेशनलिज्म बिक रहा है ना, देश के नाम पे लोग कजारिया टाइल खरीदेंगे, देश की मिट्टी से बना है, पता नहीं बाकी टाइल जो है किस मिट्टी से बनता है, आप देखिए ना। तो ये जो मार्केटिंग हुई है रिलीजन का, आर्मी का, नेशनलिज्म का,
इसमें सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा है। और इसको लेकर के अगर कोई पंचिंग बैग मिल जाए कन्हैया कुमार टाइप से जो लाल सलाम बोलता है, तो कन्हैया कुमार को जेल में भी डालेंगे, इसकी आइडियोलॉजी को क्रिमिनलाइज भी करेंगे, और पूरे देश के भीतर जो भी बोलेगा उसको एक लाइन बोल देंगे कि ये अर्बन नक्सल है। तो ये वर्जन दरअसल मेरा नहीं है सर, ये वर्जन उनका है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान का वर्जन, जिसमें मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वादे कर रहे थे, और 2014 के बाद का वर्जन, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वादा किया वो जुमला था। वादा किया था अच्छा दिन लाने का और क्रेडिट ले रहे हैं एलईडी बल्ब लगाने का। तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि 4 महीने पहले जो कंपनी बनी है उसको राफेल का डील कैसे मिल गया। वर्जन हमारा नहीं बदला है सर, वर्जन हमारा वही है। हम लोग जो हैं बहुत साधारण लोग हैं सर। मेरे नाना जी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमारे गांव को जो है बिहार का बारदोली कहा जाता है। 1942 में हमारे गांव के बहुत सारे लोग जेल गए थे, और रेल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रेल की पटरी लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमारी फैमिली का नाम है। तो हम शुरू से ही भारत माता की जय बोलते रहे हैं। लेकिन ये जब नेशनलिज्म का खेल खेला गया, नेशनलिज्म के नाम पे जो खेल खेला गया, उसको समझ गए कि अच्छा हम भारत माता की जय बोलेंगे, बोलेंगे, हमारी इच्छा है हम बोलेंगे, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये प्रोपगेंडा करके आप नाथूराम गोडसे की जय बोलेंगे, ये समझ में आया। और आप जो है राम का नाम लेकर के नाथूराम का मंदिर बना देंगे, ये हमको समझ में आया। जय श्री राम बोल करके हे राम को बोलने वाले को गोली मार देंगे, ये हमको समझ में आया। तो हमने उसको अपने तरीके से काउंटर किया है। जहाँ तक सवाल में ये है कि आपने उस नारे का विरोध नहीं किया, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि मैं उस नारे का खिलाफ था। एक पर्चा बतौर प्रेसिडेंट हमने निकाला था जिसमें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उन नारों को क्रिटिसाइज किया था। संबित जी जो है, आप उसी प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं, वही सबसे खाली हैं, रोज़ शाम को मिल जाते हैं। वो जो है पेपर दिखाते हैं, वो पेपर जो उनके फेवर में हो, या वो हिस्सा वो पढ़ करके सुनाते हैं जो उनके फेवर में हो। अभी जो कोर्ट से हमको एक्यूटल मिला है वो पेपर दिखाते हैं, वो पेपर दिखाते हैं कि हमने जो पर्चा निकाला था कि नहीं ये जो अगर नारेबाजी हुई है तो वो नारेबाजी जो है वो गलत हुई है, वो पेपर कभी दिखाते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं जो मेन लैंड से आते हैं, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल इशूज़ है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय पार्टी है ना। एक राष्ट्रीय पार्टी को आप इंटरनेशनल कह रहे हैं, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे है? चुनाव आयोग ने जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा क्यों दिया है? कुल 7 ही राष्ट्रीय पार्टी है ना इस देश में, उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये जो प्रोपगेंडा है, उस प्रोपगेंडा को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि नारेबाजी का बहाना करके कुछ ऐसा जो है रचा जाए ताकि हमारे असली सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाए। उस दौरान हमारे लिए ये अफजल गुरु और नारेबाजी ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उस दौरान हम लोग आंदोलन में थे कि जो पीएचडी स्कॉलर का फेलोशिप बंद किया गया है उसको ना सिर्फ चालू किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हुआ था, तो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला मूवमेंट हम लोग चला रहे थे। सवाल हमारा ये था, नारेबाजी का बहाना करके उसको कहीं और डाइवर्ट करके पहुंचा दिया। लोगों के लिए ऐसा काम है, मूवमेंट छोड़ के, अगर भाषणबाजी छोड़ के क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको बता देते हैं, आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है, और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एडिट करवाते हो एडिटर साहब, अगर नहीं करवाते हैं तो बहुत अच्छा एडिटर हैं आपके। आप लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, ये आप भी महसूस कर रहे हैं। आज बोलना इतना आसान काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि डीएम लेवल के लोग बोल रहे हैं, अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। हुआ है कि नहीं? अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया, उनको पोस्ट डिलीट कराया और उनको सस्पेंड कर दिया। अभी भी संजीव भट्ट जो है वो सस्पेंड होकर के बैठे हुए हैं। तो उतने ताकतवर लोगों के लिए बोलना आसान नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी के लिए बोलना आसान नहीं है, हैं? तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है। बोलना भी आज के समय में एक क्रांतिकारी काम हो गया है। बोलने के लिए आप बताइए, आपके महाराष्ट्र के 2 महान लोगों की जो है हत्या कर दी गई। क्या कर लिए थे पानसारे साहब, क्या कर लिए थे दाभोलकर साहब? बोली तो रहे थे। नहीं, वो खाली बोलते नहीं तो उनका काम भी था ना ग्राउंड लेवल पे। तो कन्हैया का काम क्या है? हमारा काम देखने के लिए आपको बिहार नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हमें हमारा काम यह है कि जब भी जो जिम्मेवारी मिली है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, और जब हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टूडेंट के सवाल को लेकर के ईमानदारी से लागू करेंगे। बतौर प्रेसिडेंट जब हमको स्टूडेंट ने जिम्मेवारी दी तो हमने अलग अलग चीज़ों को लागू कराया, और उसके साथ साथ जो भी सवाल स्टूडेंट के आते थे, जब हम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो जैसे मैं कहता हूँ कि उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं इसलिए मौजूद नहीं था कि रात को 3 बजे तक स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं। किसी का झगड़ा हो गया है, किसी की डिग्री नहीं निकल रही है, किसी को हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ करना होता है। और आज भी जब हम बिहार चले गए हैं तो अपने लेवल पे हम एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो टीम के लड़के हैं वो हर संडे को संविधान यात्रा निकालते हैं बिना नारेबाजी का,
और किसी भी पंचायत में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आपके प्राथमिक अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके स्कूल में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के एप्लीकेशन लिखते हैं, बीडीओ को देते हैं, जिलाधिकारी से जा कर के मिलते हैं। इस बार भी जो है हम अपने ज़िले के जो है पदाधिकारियों से मिल कर के आए हैं। लेकिन ये बात जो है प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वो चेंज दिखाई देगा। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लेकर के डॉक्टर दाभोलकर ने काम किया और आज उसकी शाखा जो है महाराष्ट्र के गांव-गांव में फैली है, तो वो काम बोलता है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। कि जब आप जेल में थे तो पुलिस का बर्ताव कैसे था? फिल्मों में कुछ अलग दिखाया जाता है, आपका अनुभव क्या है? नहीं, मेरा अनुभव ये है कि पुलिस के साथ कभी भी हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए। पुलिस बिल्कुल हमारे बीच के लोग होते हैं, हमारी आपकी सारी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। उनको जब ये लग जाता है ना कि हमारे ही सवाल को लेकर के बोलने वाले लोग हैं, तो वो बिल्कुल आपको फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। पुलिस का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। पुलिस ने कभी भी हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए कि तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से कोर्ट रूम में मेरे ऊपर हमला हुआ, अगर पुलिस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मेरे साथ रहते रहते सिंपैथी हो गई थी, वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती, अगर वो एक्टिव नहीं होते तो शायद उसी दिन लिंच हो गया होता। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को लेकर के जो हमारा नज़रिया होता है, वो नज़रिया हमेशा अदराइजेशन का होता है, वो नहीं रखना चाहिए। वो हमारे ही बीच के लोग हैं, उनको भी अलग अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैं कभी भी पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता। दिन भर क्या करते थे जब आप जेल में थे? तो दिन भर क्या होता था? देखिए, जेल इस मामले में मुझे बड़ा शांति और सुकून का जगह लगता था, क्योंकि बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप दिन भर भाग रहे होते हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये प्रोटेस्ट करना है, उधर न्यूज़ भेजना है, इनका काम नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ। जेल चले गए तो बहुत शांत जगह थी, आराम से जो है पढ़िए, समय पे खाना खाइए। निकल रहे हो बाहर, ऐसा है मन में? अरे रहने दो थोड़ा और 4 दिन। मुझे तो ये पता ही नहीं था ना कि कब तक रहेंगे। मुझे तो लगा कि अब आए हैं तो आराम से रहेंगे। जेलर से बात भी कर ली कि जो है मुझे लैपटॉप वगैरह अलाउ कर दीजिए, यहीं बैठ करके पीएचडी